नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। नई दिल्ली मेट्रो के सफर में आज एक और नई सौगात जुड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में ड्राइवरलेस मेट्रो मजेंटा लाइन पर चलाई जा रही है। ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में 2025 तक करीब 25 शहरों में मेट्रो चलाने का प्लान है। चालक रहित मेट्रो ट्रेन पूरी तरह से स्वचालित होंगी, जिनमें मानवीय भूल की गुंजाइश नहीं होगी। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर ड्राइवरलेस मेट्रो चलती है। सोमवार से भारत भी ऐसे देशों की सूची में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने देश की पहली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की भी शुरुआत की है। एक तरह से देखें तो भारतीय रेल इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है और रेल मंत्रालय लगातार नई चीजों को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आज की चर्चा में हम भारतीय रेल के सफर और समय के साथ इसमें आ रहे बदलाव के दौर पर बात करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सुधेंदु ज्योति सिन्हा सर, जो कि एडवाइजर हैं इंफ्रा कनेक्टिविटी नीति आयोग। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के बद्रीनाथ जी। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं प्रेमपाल शर्मा जी, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड ऑफ रेलवेज। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सिन्हा सर, आपसे शुरुआत करूंगी। आज देश को पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात मिली है, जिसमें मानवीय गलतियों के कारण जो हम देखते हैं परिचालन प्रभावित हो सकता है, ये आशंका एक तरह से समाप्त हो जाएगी। मैं चाहूंगी पहले आप बताएं कि ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो है, क्या खासियत होंगी इसमें और क्या बदलाव आएंगे इससे? जैसा कि आपने ठीक ही कहा कि इससे दुर्घटना की जो आशंका है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। वास्तव में ये एक तरह का इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां गाड़ियां आपस में एक दूसरे से बात करती हैं। कोई भी अवरोध होने की स्थिति में गाड़ी अपने आप को ब्रेक लगा करके गाड़ी अपने आप को ही रोक लेती है। ड्राइवरलेस जो ट्रेन है, यह विलक्षण प्रयोग है तकनीकी का जो अपने देश में किया गया है और यह अपने देश को निश्चित तौर पर इस दिशा में काफी आगे ले जाता है। बिल्कुल, यानी एक तरह से हम देखें तो टेक्नोलॉजी का जिस तरह से इस्तेमाल अब रेलवे में किया जा रहा है, उससे काफी ज्यादा सुधार आता हम देख सकते हैं। प्रेमपाल शर्मा सर, भारत में एक तरह से देखें तो जो पहली यात्री गाड़ी है वो 15 अगस्त 1854 को 24 मील की दूरी तय करते हुए हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच चलाई गई थी। तो यानी हम देखें तो करीब पौने 200 साल से का ये जो सफर है, देश की ज्यादातर आबादी के लिए भारतीय रेल जीवन रेखा की भूमिका निभाती रही है। आप भारतीय रेलवे के विकास के सफर को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा बदलाव के दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी तेजी से बदलाव का दौर पिछले कुछ दिनों में हमने पकड़ा है, शायद उतना पहले नहीं हुआ। ब्रिटिश टाइम पर बहुत बुनियादी काम हुए और वो एक जिसे कह सकते हैं उपनिवेशी अपनी जरूरतों के हिसाब से, और हम पूरा क्रेडिट उनको देते हैं। और उसके बाद आजादी के बाद भी हमारी शुरुआत हुई, लेकिन मुझे लगता है कि आजादी के बाद हमारी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। उदाहरण के लिए हम और चाइना लगभग बराबर की रेलवे पे थे, 50 किलोमीटर के 1000 किलोमीटर के उसमें, और लेकिन चाइना अब हमसे 3 गुना यानी कि 150 तक पहुंच गया और हम अभी 66 से लेकर 70 तक ही पहुंचे हैं। और इसमें भी पिछले 5-6 सालों में हमने 6000 जोड़ा है, जबकि उससे आजादी के बाद सिर्फ 12000 जोड़ा था। खैर, इन आंकड़ों की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मौजूदा दौर में सारी तकनीक के साथ देश को आगे ले जाने की बात है। अगर मैं ऐसा नहीं, पूरे देश की कई चीजों में तेजी से बदलाव आया है, लेकिन मैं अपनी बात को सिर्फ रेलवे तक फोकस करूंगा तो अच्छा रहेगा। पिछले 5-6 सालों में ही अगर देखा जाए तो लाइनें बढ़ी हैं, ट्रैक मॉडर्नाइजेशन हुआ है, हमारे जो कोच थे जो सेफ्टी के लिए उतने वो नहीं थे, वल्नरेबल थे, उनको बदला गया है। ट्रेन 18 शुरू हुई है। नॉर्थ ईस्ट जो अब तक पूरी तरह से जिसे कहता हूँ वंचित या नेग्लेक्टेड एरिया था, उनकी राजधानी जोड़ी गई है। ईटानगर से लेकर आप सब हो सकते हैं, कश्मीर में काम पहले से हो रहा था, लेकिन उसमें और भी तेजी आई है, बावजूद इसके कि कश्मीर की समस्याएं काफी जटिल हैं। यह रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हम स्पीड की तरफ भी बहुत बढ़े हैं। बुलेट ट्रेन तो अभी कागजों पर ही है,
लेकिन इसके बावजूद भी तेजस और वंदे भारत जो 160 की स्पीड से हम करें, और हम चाहते हैं कि और भी बहुत सारे शहरों को उसी रफ्तार से जोड़ा जाए। मुझे लगता है कि मैं शायद एक बात ये कहना चाहूंगा कि दुनिया के देशों में जो तकनीक और विज्ञान के साथ आगे बढ़े, वो देश आगे बढ़ते चले गए। यूरोप 500 साल के इतिहास में इसी से आगे बढ़ा है। रेल हमारी औपनिवेशिक के अंदर थी, इसलिए हम उतना नहीं बढ़े। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेट्रो के अंदर आज प्रधानमंत्री जी ने इसका ड्राइवरलेस, लेकिन मुझे शायद ये उतनी बड़ी नहीं लगती जितना कि हमने और क्षेत्रों में किया है। महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि दिल्ली मेट्रो को हम 400 किलोमीटर तक कर चुके हैं, और भी शहरों को बेहतर ढंग से जोड़ पाए हैं। तकनीक के आपने देखा होगा कि हमारी इस समय टिकट सारी लाइनें लंबी लगने की जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन टिकट है, बहुत सारी वाईफाई पे समस्याओं का समाधान है। लेकिन अभी कह सकते हैं कि अभी दिल्ली दूर है, इसलिए कि अगर हम मुकाबला करें चीन के साथ, जापान के साथ, फ्रांस के साथ, तो स्पीड के मामले में भी शायद हम वहां नहीं पहुंचे। लेकिन अगर हमारा यही रहा कि हम तकनीक को लेके देश को आगे ले जाना चाहते हैं, और अगर यही हमारी जिजीविषा जुम्बिश रही, तो मुझे लगता है कि शायद हम सफल होंगे। यानी प्रेमपाल जी, जैसे आप कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो तकनीक के इस्तेमाल की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक के इस्तेमाल की बात, उस दिशा में हम ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा हम देखें तो फ्रांस में है, कनाडा में है, सिंगापुर में है, और भारत भी इसमें शामिल होने जा रहा है। एक तरह से शुरुआत हुई है भारत की तरफ से। बद्रीनाथ सर, अगर देखें तो 2014 में 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, आज 18 शहरों में मेट्रो रेल सेवा है, और 2025 तक जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसे 25 से ज़्यादा शहरों तक विस्तार देने की योजना है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जिक्र किया कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग का प्रमाण है। ईंट, पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों, मिडिल क्लास की आकांक्षा को पूरा होने का साक्ष्य है। तो आप की नज़रों में ये किस तरह का सफ़र रहा है, और हम ईज ऑफ लिविंग की अगर बात करें तो उसमें कितना बड़ा योगदान रहेगा इसका? देखिए, पिछले 35 साल में मैं जैसे ही जर्नलिस्ट बन के हमारा काम बढ़ते गया और हैव स्टार्टेड कवरिंग रेलवेज, मुझे लग रहा है कि जो प्रिमिटिव रेलवे से अभी जो मॉडर्न सिस्टम जो हम देख रहे हैं विद एनहांस्ड फैसिलिटीज वगैरह देखते हुए, मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। लेकिन दो चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है जरूर, लेकिन साथ ही साथ जो ट्रेन्ड मैन पावर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है टू कैच अप विद टेक्नोलॉजी। इस इश्यू पे भी साइमल्टेनियसली काम चल रहा है, बट ये भी सही है कि इसमें भी बहुत चैलेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिजिनाइजेशन जो चल रहा है, माने भारत में ही ये सब प्रोड्यूस करें और भारत में ही ये भारत का जो कैपेसिटीज यूज करके इसको, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं, तो इस सिलसिले में बहुत सारा हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे, अब थोड़ा थोड़ा करके हम कम कर रहे हैं। यही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और यही जॉब्स भी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बट सफर जो है, जैसे लंबा सफर है और बहुत अच्छा वेलोसिटी के साथ और स्पीड के साथ चल रहा है, बट बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि अपना देश भी बहुत बड़ा है और चैलेंजेस भी बहुत बड़ा है, अपना टेरेन भी बहुत डिफरेंट है। सो कहने का ये मतलब है कि रेलवे के सामने बहुत बड़ा चैलेंजेस है, लेकिन इसको अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। सिन्हा सर, जैसे बद्रीनाथ सर और शर्मा सर ने जो पॉइंट्स उठाए हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अब रेलवे में किया जा रहा है, उसकी पूरी कोशिश हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रेन्ड मैन पावर की कमी है ये एक चुनौती सामने हो सकती है। साथ ही स्पीड को लेकर जिस तरह की बातें शर्मा सर ने भी कही हैं, तो ये जो चुनौतियां हैं इन्हें दूर करने के लिए, इनका सामना करने के लिए किस तरह की तैयारी है?
आपको एक बात प्रारंभ में हम बता दें जी। कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही कहा था कि भारत की विकास यात्रा में भारतीय रेल जो है वो ग्रोथ इंजन, विकास के इंजन का काम करेगा, यानी पूरे देश को आगे ले जाने में यह मदद करेगा। यह प्रारंभ में ही बात स्पष्ट कर दी गई थी। इसका सबसे जो इसका मतलब उन्होंने ये निश्चित तौर पर सोचा होगा कि पूरे के पूरे मोबिलिटी के एरिया में भारतीय रेल का बड़ा ही व्यापक और बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। इसी सिलसिले में आप देख लीजिए कि पिछले 6 वर्षों में करीब 6,45,000 करोड़ रुपए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगाए गए हैं। जी। इतना पैसा जो है, इतनी धनराशि करीब बीते हुए 60 वर्षों में नहीं लगाई जा सकी, जो कि पिछले 6 वर्षों में लगाई गई है। जहां तक तकनीकी और उससे संबंधित लोगों के कौशल विकास का प्रश्न उठता है, यह हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी NRTU बनाया गया है, जहां की प्रबंधन की दक्षता, प्रबंधन की सीख दी जा रही है। इसी प्रकार से जो हमारे जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां भी जो है रेल के कर्मियों को ये नई तकनीक के संबंध में सूचना दी जा रही है। जितनी भी नई तकनीक खासकर जो हम विदेश से मंगाते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीकी का स्थानांतरण, जिसके तहत शिक्षा और कौशल का विकास अंतर्निहित है, यह हमेशा उसके साथ रहता है। इसके चलते जो भी तकनीक आ रही है उसका 2 पहलू, पहला इंडिजनाइजेशन यानी उसका हम भारतीयकरण, देशीकरण करें, और दूसरा उस तकनीक से हम अपने लोगों को उस तकनीक के संबंध में, उसके विषय में हम अपने कर्मियों को दक्षता प्रदान करें, जिससे भविष्य में वो कुशलता से कार्य निष्पादन कर सकें। बिल्कुल। तो जिस तरह से हम देखें प्रेमपाल सर, जो सिन्हा साहब भी कह रहे हैं, अगर उसी को हम देखें तो आत्मनिर्भर अभियान जो है सरकार का, उसमें भारतीय रेलवे की कितनी बड़ी भूमिका रह सकती है। और देखें तो रेलवे देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में ही नए रेल इंजन डेवलप करने की तैयारी में है, उसकी प्रोडक्शन की तैयारी हो रही है। मेक इन इंडिया के तहत कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने 1 महीने में सबसे ज़्यादा LHB कोच बनाने का एक नया रिकॉर्ड भी हाल ही में बनाया। तो एक तरह से देखें तो आत्मनिर्भर अभियान और मेक इन इंडिया में रेलवे की भूमिका आपकी नज़र में क्या रह सकती है? सिन्हा साहब की बात से मैं कुछ सहमत हूँ, लेकिन मैं मानूंगा कि सिर्फ आधा गिलास भरा हुआ है। अच्छा। बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं रेल के कर्मचारी रहने के नाते कहूंगा, जो बद्री जी ने जो चुनौती सामने रखी है, अभी हमें उस पर मिलो चलना है। जैसे कि मैं कहूँ कि दिल्ली मेट्रो की स्पीड बहुत रही, श्रीधरन साहब और पूरे सरकारों की, लेकिन शुरू में सारे कोच इंपोर्ट किए गए, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की गई, जापान के एडवाइजर रहे, यहाँ तक कि अभी हम अगले 2025 तक 25 शहरों में शुरुआत करने वाले हैं। तो हमें बहुत वार फूटिंग पर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा न हो कि हमारे रेलवे बढ़े लेकिन हम इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट के मामले में हम हथियार हों या लाइफ सेविंग ड्रग्स हो, हम इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर करते हैं। आपने क्योंकि ये बात आत्मनिर्भर भारत से जोड़ी है, तो रेलवे को इस चुनौती को लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह सिर्फ कहने से संभव नहीं होगा। मुझे पता है कि हमारी रेल में सीखने की जो बद्री जी जो कि 25 सालों से कर रहे हैं, हमारे जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तकनीक के मामले में शायद उतनी पेस नहीं रख पा रहे, उतना जिसे कह सकते हो कि वक्त के साथ। और ये चुनौती को हमें, अगर हम इसको स्वीकार करेंगे तभी हम एक बड़ी चुनौती को हल कर सकते हैं, और ये करना पड़ेगा। खुशी की बात यह है कि अभी जो शुरुआत ड्राइवरलेस, ये हमारी इंडिजिनस, लेकिन इस इंडिजिनस के अभी देखने होंगे परिणाम क्या होते हैं, एक्सीडेंट फ्री या और कितना। और अगर हम इसे अच्छा कर पाए तो अभी 7 देशों में शामिल हुए हैं। मुझे याद आ रहा है श्रीधरन साहब के वो शब्द जो उन्होंने 2000 में रेलवे स्टाफ कॉलेज की ट्रेनिंग के कहे थे कि भविष्य में मेट्रो बहुत तेजी से बढ़ेंगी। तो भविष्य में उसको 20 साल हो गए, क्या हम उसके हिसाब से अपने लोगों को, इंजीनियरों को इतना ट्रेन कर पाए हैं कि जो दूसरे देशों में भी जाके काम करें। मैं अंतिम बात
कल ही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि हमारे जो टॉपर्स हैं 12th की, एक बड़ी रिपोर्ट, वो सारे विदेशों में चले जाते हैं। मुझे लगता है कि रेलवे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इतने लाखों लोगों को रोजगार दिया सकता है, इसका एक सामाजिक पक्ष भी है कि नौकरी भी बढ़े, लेकिन बहुत बड़ा काम ये होगा कि हम अपनी मैन पावर को भी कायम रख पाए, भले ही हमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, उसके अंदर भी कुछ रेडिकल चेंज लाने पड़े। ये मेरा मानना है। इस चुनौती को तभी हम हल कर सकते हैं, वरना खुशी की बात तो है, लेकिन उसको कायम कितनी रख पाएंगे यह भविष्य बताएगा। ठीक है। और बद्रीनाथ सर, जैसे आपने ट्रेन मैन पावर की बात की और उसमें अभी जैसे शर्मा सर भी बात जोड़ रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन ना हो, यानी जो हमारे युवा हैं वो हमारे देश में ही रहकर काम करें, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर रेलवे सेक्टर के हिसाब से मैं देखूं तो किस तरह से इसमें और सुधार किया जा सकता है ताकि जो हमारे युवा हैं वो यहीं रहें, क्योंकि अगर रोजगार के उसमें देखें तो भारतीय रेल देश में सबसे बड़ी नियोक्ता की तरह भी है। फिलहाल इसमें 12 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और एक तरह से देखें और आंकड़ों पे अगर जाएं तो कुल राजस्व का लगभग 65% हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर ही जाता है। तो एक तरह से रोजगार के मामले में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारी रेलवे। तो ब्रेन ड्रेन ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, जैसे जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है, जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी बनाने का और वहां से ट्रेन्ड मैन पावर प्रोड्यूस करने का, ये बहुत अच्छी पहलू है। एक ये है। दूसरी बात है कि रेलवे इंटीग्रेशन और इंटरफेस जो बाकी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज और ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करने का जो इंस्टीट्यूशंस है, IITs, IIMs वगैरह वगैरह, एंड द बेस्ट ऑफ द टॉप एंड जो स्टूडेंट्स है, जो वर्कफोर्स है, वो रेलवेज कैसे फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं ये लोग, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। Railways definitely is a good employer, but is it the best paying employer? Is the question. Second, apna, what is your kind of work atmosphere that you have? ये भी बहुत मान्यता। आजकल की जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो वर्क फोर्स में आते हैं, वो लोग दे वुड एक्सपेक्ट बेस्ट। जैसे आप ईज ऑफ लिविंग के बारे में आप कहा है, ईज ऑफ वर्क एट रेलवेज इज गोइंग टू बी आल्सो ए न्यू चैलेंज फॉर देम। जैसे पैसेंजर अम्यूनिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके आप सफर थोड़ा सा आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रफ्तार बढ़ा रहे हैं, जैसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका टेक्नोलॉजी और नॉन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स का क्या अनुपात है, व्हाट द रेशियो, ये हमको देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी आ गई तो जो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड है उसको भगाना है क्या, या उनका वैल्यू बढ़ाना है, वैल्यू चेन में इनका आगे कैसे लगाया जाए, इसको सोचना पड़ेगा। तीसरी बात है कि भाई तो सस्टेनेबल कैसे हो सकता है टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स को लेते हुए रेलवे ऑपरेशन फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल कैसे हो सकते हैं और विकसित डेवलप कैसे हो सकते हैं, विस्तार कैसे हो सकता है। ये दो तीन चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। मुझे लग रहा है कि इंडियन रेलवे इज डूइंग वेरी गुड, बट देयर इज अ लॉट टू बी डन। ठीक है, आप कह रहे हैं लॉट टू बी डन। सिन्हा सर, ठीक है, काफ़ी कुछ किया जाना है, लेकिन इस बीच अगर हम उपलब्धियों की भी बात करें तो जैसे आपने इंडिजिनस लोकोस की बात की, हम छठी एक तरह से देश हैं जो ये बना रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2024 तक 100% इलेक्ट्रिक रेल नेटवर्क हो जाएगा भारतीय रेलवे। और इसके साथ हम देखें तो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जो तमाम चुनौतियां हैं, कार्बन एमिशन से जुड़ी जो चुनौतियां हैं, उसके लक्ष्य को पूरा करने में रेलवे एक बहुत बड़ा योगदान देगा। आप थोड़ा इस पर भी अगर प्रकाश डालें कि इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है। यदि इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा हो जा रहा है जिस प्रकार से, जिस गति से ये चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन
क्लाइमेट को हर तरह से मदद करता है और साथ साथ परिवहन को परिचालन में भी मदद करता है, क्योंकि जब आप एक ट्रैक्शन पर होते हैं, जब आप इलेक्ट्रिफाइड होते हैं, तब आप डीजल और इलेक्ट्रिक के बीच में आपका लोकोमोटिव चेंज नहीं होता है। आप जो है एक ही इलेक्ट्रिक ट्रेन पर हमेशा चलते रहते हैं। ट्रैक्शन चेंज यानी इंजन के बदलने वाली स्थिति नहीं आती है। और जैसा आपने खुद ही कहा कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, यह और किसी के मुकाबले में बहुत कम जो है वह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। वास्तव में इसी कारण से हम कहते हैं कि भारतीय रेल करीब 6 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। इसमें हम सबसे ज्यादा वैल्यू लेते हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा क्या योगदान है वह पर्यावरण को लेकर। सबसे बड़ी बात यह रही है कि इन वर्षों में अवसंरचना गैप, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था। पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा और हम लोग सब इस काम में लगे हुए हैं। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। एक तरह से समझिए कि पूरे देश में जो है इस अवसंरचना का चारों तरफ फैलाव हो। इसी सिलसिले में नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट किया जा रहा है। सारे जगह पर आप देख रहे हैं नई लाइनें बिछाई जा रही हैं, जिससे हमारी ये कैपेसिटी बढ़े और कुल मिलाकर जो अदरवाइज जो अन्यथा जो मूवमेंट रोड से होता या कोई और मोड से होता वह इलेक्ट्रिक पर रेलवेज के साथ रहे और पर्यावरण भी इससे सुरक्षित संरक्षित रहे। बिल्कुल, तो इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शर्मा सर, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर और आप विस्तार से बताएं, जो चुनौतियां हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, भले ही अगर कदम वो छोटे हैं जिन्हें और तेज़ करने की ज़रूरत है, तो क्या और किया जा सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है भारतीय रेल। रूट लेंथ की बात करें तो 1,23,236 किलोमीटर से ज़्यादा है। 13,000 से ज़्यादा यात्री ट्रेन है। जो फ्रेट ट्रेन्स की बात करें वो भी 9,000 से ज़्यादा है। 23 मिलियन यात्रियों का जो सफ़र है वो होता है। 3 मिलियन टन रोज़ाना फ्रेट का भार भी है। तो एक तरह से देखें तो इस भार के साथ साथ जिस दिशा में हम अब आगे बढ़ रहे हैं उसे आप कैसे आंकेंगे? इसमें प्रीति जी ये भी जोड़ लीजिए जो आपने शुरुआत की, कि लगभग 65% हमारी पेंशनर्स और जो एम्प्लॉई उसी के उसमें निकल जाता है। बिल्कुल। अब दूसरा एक पक्ष इसी में बड़े आंकड़ों के साथ ही बात कर रहा हूं मैं, और ये हमें एक रियलिस्टिक एक जमीनी सोच के लिए जरूरी है। ऑपरेटिंग रेशियो पिछले साल हमारा बहुत खराब रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, मतलब ये एक बड़ी चुनौती है। रेलवे की इफिशियंसी पर कोई शक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है नॉर्थ ईस्ट कश्मीर से, जैसा कि अभी बात हुई, लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो पर आखिर वो पैसा ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए उतना जरूरी है, तकनीक के लिए, एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए। तो अब इसमें क्या किया जाए? इसमें एक बहुत बड़ी जरूरत है वर्क कल्चर। एक वर्क कल्चर जो आजादी के बाद जो बहुत सुस्त रफ्तार से चलता रहा। हम लगातार ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे हैं, सबसे बड़े एम्प्लॉय हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो हमें तो अपनी उपलब्धि भी उसी अनुपात में बढ़ानी पड़ेगी। और वो कैसे संभव है? इस समय हमारे पास में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके सिलेबस को बदला जाए, उस तकनीक से जोड़ा जाए। IITs हैं, IIM हैं, उनमें केस स्टडीज की जाए, पारदर्शिता लाई जाए नियमों के अंदर, जिससे कि हमारे पास हमारे नौजवानों में कोई कमी नहीं है, हमारे यूपीएससी से चुने हुए अधिकारियों में कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो एक खारे पानी में बदल जाते हैं, एक ऐसी सुस्ती में कि जहां सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड बनने न बनने पर ही सारा रहता है। आखिर वो स्पिरिट कहाँ गायब हो जाती है जो सिंगापुर में सफल होती है, अमेरिका में सफल होती है? मेरा यहाँ पे प्रश्न उस राजनीतिक सत्ता की तरफ भी है कि वो उनको ऐसे डेलीगेशन दे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि अगर ऐसा सुविधाएं होंगी तो इनका भी मनोबल बढ़ेगा। जो रात दिन काम कर रहे हैं, मैं जोड़ना चाहूंगा, कोरोना के दिनों में सिर्फ हमारी व्यवस्था में डॉक्टरों ने ही काम बहुत अच्छा किया, मेडिकल स्टाफ ने किया, ट्रांसपोर्ट में दूसरे किया, लेकिन भारतीय रेल ने भी उतना भी किया। बंद होने के बावजूद पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला गया, पुलों से लेकर लाइनें लगातार सक्रिय रही। लेकिन अगर इसमें
हमने आज दिल्ली मेट्रो के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो दिल्ली मेट्रो के मेरे अपने अनुभव में वर्क कल्चर भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। अब उस वर्क कल्चर का नाम लेते ही आपके पास बुनियादी परिवर्तनों की जरूरत है, जिसको मैं विस्तार से जाने का यहाँ पे समय नहीं है, जिसमें कि सरकारी नौकरी को सिर्फ ये ना मान लिया जाए कि वो सिर्फ पेंशन लेने के लिए है या सुविधा के लिए है। हमें अगर नए वक्त के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशनों को ढालना है, तो हमें वैसे ही ढालना पड़ेगा जैसे कि दुनिया के बाकी देश और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा कहना है। बिल्कुल। और यहाँ से शायद जी 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 2025 तक हमारी अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। बद्रीनाथ सर, आखिर में मैं चाहूंगी बहुत संक्षेप में आप क्लोजिंग कमेंट्स दें, क्या आगे की दिशा दिखाई दे रही है फिलहाल भारतीय रेलवे? दो चीजें मेरे ध्यान में हैं कि रेलवे बोर्ड का जो सेंट्रलाइज्ड पावर जो है उसको डिसेंट्रलाइज करने से बहुत सारा ऑटोनॉमी मिल जाएगा रीजनल यूनिट्स को, और उनकी वर्किंग कैपेसिटीज भी बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बढ़ेगा, और बेटर वे ऑफ वर्किंग हो जाएगा। दूसरी बात जो है, जब हम रेलवेज में रिफॉर्म्स की बात कहते हैं, वहां ये भी सच है कि जो यूनिफाइड जो मोबिलिटी की बात कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शिपिंग, एयरवेज, वाटरवेज, इनके साथ जो तालमेल करने की बात जो है रेलवे नेटवर्क को एक तेजी से होने से मुझे लग रहा है कि बोथ पैसेंजर मूवमेंट एज वेल एज फ्रेट मूवमेंट दोनों जो है बेहतर हो सकते हैं। इतनी मुझे करना। ठीक है। आखिर में सिन्हा साहब, आप क्या कहेंगे आखिर में, क्लोजिंग कमेंट्स आपकी तरफ से? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि जो जो इम्प्रूवमेंट हम चाहते हैं जी, तो पैसा तो हम दे ही रहे हैं, जो एक पॉलिसी सपोर्ट जिसको बोलते हैं, नीतियों का समर्थन है, वह निश्चित तौर पर है। सबसे आवश्यक यह भी होगा कि डिजिटल इंटरवेंशन को जितना ज्यादा हम बढ़ा सकें, क्योंकि जितना ज्यादा डिजिटल दुनिया होती जाती है उतना ज्यादा एम्पावरिंग होता जाता है, उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती जाती है, और उतना ज्यादा ही किसी चीज की मॉनिटरिंग की जा सकती है कि वह कोई कार्य जो है सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा रहा है कि नहीं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि डिजिटल इंटरवेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए, और पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक कार्यशैली में परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। दिशा जो है वह बिल्कुल सही है, और हमारा एक प्रयास है सबों का कि एक अच्छा भारतीय रेल सबों के सामने फिर से आ सके। बिल्कुल। और इसी के साथ सिन्हा सर आपका, बद्रीनाथ सर आपका, और प्रेमपाल शर्मा जी, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय रेल वित्तीय मजबूती हासिल करने के साथ नई रफ्तार, प्रगति और नई क्षमता पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और इतने बड़े रेल नेटवर्क और इतनी बड़ी आबादी को सुविधा मुहैया कराने को एक चुनौती ही नहीं बल्कि अवसर के तौर पर लेने की कोशिश हो रही है और आगे बढ़ा जा रहा है, जिसमें जाहिर तौर पर जैसे आज की चर्चा में भी निकल कर आया, चैलेंजेस काफ़ी हैं, अभी कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करना है, और जल्द से जल्द इन कमियों को दूर करने पर फोकस होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ फिलहाल देश देशांतर में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।